वो विस्तारवादी है, वो पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखता है। उसको हथियाना, कब्जाना उसके खून में है। उसका ना धर्म है ना ईमान, वो बेईमान चीन है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। चीन ने भारत के बॉर्डर पर एक बार फिर साजिश शुरू कर दी है। चीन अपने पश्चिमी इलाके यानी भारत के बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है और इसका खुलासा अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव ने किया है। सैटेलाइट इमेज के जरिए द ड्राइव ने यह बताया है कि कैसे अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ड्रैगन ने अपने नए ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। कशगर से हल्सा लासा तक चीन ने अपने लड़ाकू विमान की फौज तैयार कर दी है और लगातार वो यहां अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत की सीमा से लगे इलाकों में चीन हेलीपोर्ट और रेल लाइन भी बना रहा है और ये सब इसलिए ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चीन को ये समझना होगा कि ड्रैगन कितनी भी साजिश कर ले, भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं और चीन को उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने में भारत सक्षम है। शांति चाहते, हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है। दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया। लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि मुंहतोड़ जवाब देना भारत जानता है। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य और हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा। जनरल साहब, एक बार चीन ड्रैगन फिर हिमाकत दिखा रहा है। वो कोशिश कर रहा है, जो कि एक वेबसाइट के जरिए, अमेरिकी वेबसाइट के जरिए जो सैटेलाइट तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, वो अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और इसके साथ साथ बुनियादी चीजों में, बुनियादी ढांचा मजबूत करने में लगा है। जनरल सिन्हा, चीन ये लगातार करता रहा है और आज से नहीं, उन सालों से करता रहा है जब हम उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट करते रहे। वो उसके बाद ही करता रहा जब हमारे प्रधानमंत्री बहुत सालों बाद आप चाइना जाते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट का। इसके आड़ में वो लगातार करता रहा और हम लोग ये समझ के चलते रहे कि शायद हम इन जगहों पे, क्योंकि हमारी ये डॉक्ट्रिन बना रखी थी कि यदि आप नहीं डेवलप करते हैं तो चाइना कुछ नहीं कर सकता। मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं, जो ड्राइव की रिपोर्ट है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि चाइना कर रहा है, इसकी जानकारी हमें है, इसका संज्ञान हमारे सभी लोगों को है। तो हाथ पर हाथ धर के भारत भी नहीं बैठा है। थिएटराइजेशन हो रहे हैं हमारी डिप्लॉयमेंट जो है, अभी डिप्लॉयमेंट ईस्टर्न लद्दाख को छोड़ दीजिए। ईस्टर्न लद्दाख में तो 50,000 से 60,000 ट्रुप्स आई बॉल टू आई बॉल पे थे, वो अभी पीछे हटे हुए हैं। मगर हमारी मैचिंग जो कहते हैं एक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है, उसी तरह पूरे चाहे 3,488 किलोमीटर के अंदर में जिन जगहों पे आप देखते हैं, इसमें हमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। मनीष जी, मैं इस जगह में एक ऑपरेशनल कमांडर ही नहीं, मैं पूरे ईस्टर्न थिएटर को देखता रहा हूं एज ए ऑपरेशनल मैन। तो मुझे पता है कि क्या चीजें हैं और हमें क्या बढ़त है। हमारी जो बढ़त है वो कभी भी चीन उसको पाट नहीं सकता। जो टेंजिबल एंड अनटेंजिबल फैक्टर दोनों में, टेंजिबल फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ टेरेन्स हैं,
जिस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, चाइना के कहीं फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देती है? वो अभी ट्राई कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख की। आपने देखा कैलाश रेंज में जो 15 जून के बाद 29 अगस्त में हुआ था, कैलाश रेंज में हम पहुंच गए। हमारी काबिलियत यह है कि हम कहीं भी, आपने अभी कासगढ़ से और लासा का नाम लिया, हमारी कैपेबिलिटी जो है एंड कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये चाइना इस चीज को जानता है, तो मेरे ख्याल से दुस्साहस नहीं कर सकता। हाँ, हमें सचेत रहना है, हम पहला कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि आपने सुना जिस तरह से अभी आपने डिफेंस मिनिस्टर को सुन रहे थे। मगर एक बात आप उसका भी ध्यान रखिए, जब नीमू की धरती से पहली बार हमें यह मिला कि विस्तारवाद का समय युग खत्म हुआ, ऐसी शक्तियों को या तो पीछे हटना पड़ता है या उसको हटा दी जाती है। तो इस चीज को अंकित करें, इसको अंडरलाइन करें, और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। जी, हमारी रणनीति भी यही है। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, हमारे साथ इस समय रिटायर्ड मेजर जनरल JK परिहार साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हैं। अनिला जी, रक्षा मंत्री जी ने 2 टूक कहा, जवाब देना हम जानते हैं, लेकिन बार बार ड्रैगन फन उठा लेता है। में है ना, जब से आप कम्युनिस्ट पार्टी आई है चाइना में 1949 के बाद से, आप देख लीजिए इन लोगों की एक्सपेंशनिस्ट जो एक इनका तरीका रहा है, खासतौर से अगर भारत को लेकर कहा जाए तो तब से एक बढ़ाव हम लगातार देखते आ रहे हैं और लगातार टकराव आपस में होते रहे हैं भारत और चीन के। ये फितरत है इसकी, एक्सपेंशनिस्ट की। आप देख लीजिए लगातार ये करता रहता है। इसकी वजह से जो है, जो इससे कमजोर जो देश हैं उनको ये पैसे वैसे देकर और उनको लोन्स देकर अपने बिल्कुल कब्जे में रखता है, और जो पावरफुल ताकतें हैं, जैसे मैं इंडिया की बात कर लूँ, तो उसको घेरने की कोशिश करता है। पर इंडिया जो है, चाहे हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, या किसी और हम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो चाइना को हम अच्छा चैलेंज देते हैं लगातार। और ये कहा जाए कि चाइना के सामने घुटने टेक दिए, तो मेरे ख्याल से ये सीधे सीधे किसी भी राजनीतिक दल या सरकार का अपमान नहीं होता है, ये अपमान हो जाता है हमारी भारतीय फौज का। क्योंकि भारतीय फौज ने जिस प्रकार से पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, देखिए आपस में हमने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, एक डायलॉग शुरू हुआ है, दोनों साइड से डायलॉग शुरू हुआ है कि अगर उधर से वो लोग दुस्साहस करते हैं तो ऐसा नहीं, भारतीय सेना जो हाथ पे हाथ रखकर बैठी होती है, बहुत मजबूती से जवाब उसका दिया जाता है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने पिछले साल देखा भी है, जिसकी 15 जून को हमने बरसी भी मनाई है। तो सीधी सी बात है, अगर ये तय हो जाता है कि भाई फिंगर 4 से पीछे आप चले जाओगे, फिंगर 8 से पीछे आप चले जाओगे, क्योंकि हमें पता है दोनों के जो पेट्रोलिंग पोस्ट थी, तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर वहां पर वो अपने जो है हथियार बढ़ा रहे हैं या अपनी फौज को बढ़ा रहे हैं या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या भारत हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है? क्या भारत नहीं मजबूत कर रहा है? क्या हमारे फौजी वहां पर मजबूत नंबर्स में नहीं है? क्या हमारे टैंक्स वहां नहीं है? क्या हमारा वहां पे जो हवाई अड्डा है? अनिला जी, भारत की मजबूती की आप बात कर रही है, तो हम दर्शकों को ये बता दें कि भारत की भी बुनियादी तैयारी चीन के हलक तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने में भारत, और उसकी रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा करने के लिए हमारी फौज सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़ी है। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। इससे पहले अनुमा जी की मैं आपके पास आऊं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं। इस बार देश का सवाल में 3 रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अनुमा जी से एक छोटा सा सवाल लेता हूं। अनुमा जी, जिस तरह से चीन फिर एक बार कोशिश करता दिख रहा है, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, इसके तहत क्या आपको नहीं लगता कि भारत एकजुट होकर चीन को जवाब दे, ना कि सियासी तौर पर कल आपकी पार्टी की तरफ से किसी नेता का कोई ट्वीट आ जाए जो कि सेना के मनोबल को कमजोर करे? जय हिंद। मनीष जी, एक चीज बड़ी मैं आपसे कहूं कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास एक बड़ी जांबाज आर्मी और एक बड़ी ढीली और डरपोक सरकार है। और मैं बात क्वालिफाई करूंगी क्योंकि सेना की तरफ से 11 बार टॉक्स हुई है, 11 बार कोर कमांडर लेवल की बातें हुई हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से कूटनीति है वहां बहुत ढीलापन है। क्योंकि जो भी अभी रक्षा मंत्री ने बोला, मैं
सेना, जहां तक सेना का सवाल है वहां 100% सही। अभी थोड़ी देर पहले जनरल सिन्हा ने बोला बिल्कुल सहमत, उन्होंने कहा अभी भी जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन कैलाश की बात करें वहां से हम तो उतर आए, लेकिन क्या हमें गौतान से चीन को हटाने का कोई मौका मिल पाया? नहीं मिल पाया। हम अपने एडवांटेज के पॉइंट्स छोड़कर निकल लिए, किस लिए? देखिए चीज बड़ी साफ है, चीन यहाँ पर परमानेंटली लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है फिजिकली, लेकिन हमारे ऊपर जो कोएर्सिव डिप्लोमेसी दिखा रहा है, वैसे भी वो डोनेशन डिप्लोमेसी से और अब तो वैक्सीन डिप्लोमेसी से आसपास के लोगों को, आसपास के देशों को अपनी तरफ कर रहा है। लेकिन हमारी डिजिटली सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है, और ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारी जांबाज आर्मी को एक ऐसी सरकार का सामना करना पड़ रहा है जिसकी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और जिसके दम तक, जिसके डिप्लोमेट्स में, जिसके राजनीतिक लोगों में कि जाके चीन के साथ एक प्रॉपर पहल करें, बल्कि वो तो सबके साथ व्यापार बढ़ाते हैं। ये शर्मिंदगी है, हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी। अनुमा जी हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब और जेकेएस परिहार साहब हैं। बख्शी साहब, इस समय चीन की जो हिमाकत होती दिख रही है, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं बख्शी साहब, उसके तहत बॉम्बर, जी हां बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर, मिसाइलें और इसके साथ साथ भारतीय सीमा के करीब वो अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। आपको नहीं लगता ड्रैगन एक दुस्साहस करने की कोशिश में? बख्शी साहब, मुझे अंदेशा है कि शायद जुलाई के पहले हफ्ते तक, ये समय तक कुछ न कुछ वारदात हम जरूर देखेंगे। देखिए, पिछले साल चीन अपनी 4th आइलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, अपनी 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन को लेकर हम पे चढ़ाया था। ये एक्सरसाइज के लिए आई थी। ये जो है अपने जो परमानेंट एरिया से कोई 1000 किलोमीटर नीचे आके एक्सरसाइज कर रही थी, और तब इन्होंने एकदम इंट्रूजन करने की कोशिश की। कोविड के चलते हम सरप्राइज जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारी फौज ने, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बड़ा इनको जो है टिट फॉर टैट किया, जैसे को तैसा किया, और मिरर इमेज कर दी पूरी डिप्लॉयमेंट इनकी, और मैच किया मैन फॉर मैन, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन। उसके पश्चात ये 15 जून को ये गालवान वैली में पहली बार एक काइनेटिक क्लैश हुआ विदाउट वेपन्स, बट चीन ने उसमें जो है नुकीले पत्थर, आपके बेसबॉल बैट विद नेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया। हमारे 20 जवान शहीद हुए। उनकी तरफ से जो एस्टिमेट है CIA का 35, रूस की टास का 45, और हमारा एस्टिमेट है कि 65 से लेकर 100 तक चीन के जवान मारे गए, हताहत हुए इसके अंदर। चीन उसके बाद हिल गया था। फिर हमने अपनी ताकत बढ़ाई, और 30 अगस्त को हमने जो है पिछले साल एक बहुत अच्छा क्विड प्रो को मनूवर किया। ठीक है साहब, इस मनूवर के चलते चीन फिर हिल गया, बुरी तरह से हिल गया, क्योंकि साउथ बंगोंग जो कि ट्रेडिशनल इन्वेजन रूट है, चाहे आपको लद्दाख से तिब्बत जाना हो, तिब्बत से लद्दाख आना हो, ये ट्रेडिशनल इन्वेजन रूट है स्पंगुर गैप से। वहां पे हमने कैलाश रेंज की तमाम हाइट, फ्लैट टॉप, हेलमेट टॉप, रिजांगला इत्यादि सब पकड़ ली, और मोल्डो की गैरिजन हमारे पांव पे। ये इस काउंटर मनूवर से जो है चीन बिल्कुल औचक्का रह गया, मतलब माथे पे ठंडे बख्शी आ गए उनके। बख्शी साहब, मैं जितना समझ पाया हूं बख्शी साहब, जो आपने पूरा ब्यौरा दिया और जो आपने संकेत दिए कि ये एक कोशिश कर सकता है जुलाई के महीने में। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब हैं। परिहार साहब, आपने बख्शी साहब को सुना, मेजर जनरल के सिन्हा को आपने सुना, हमारी 2 प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता जो कि कांग्रेस और बीजेपी से, उनको आपने सुना। मेरा सवाल आपसे ये, जिस तरह से बख्शी साहब का अंदेशा है, उनका अनुमान है कि चीन ये कोशिश कर सकता है जुलाई के महीने में, फिर वो एक हिमाकत करने की कोशिश करेगा। अगर आप बात करें तो एक तरफ अगर भारत है, तो दूसरी तरफ ताइवान में वो एक नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन उसके जहाज, लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा के करीब पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों तरफ एक दबाव बनाकर रखना चाहता है परिहार साहब।
जी मनीष जी, आप मुझे 4 डाउन पे बैटिंग के लिए बुलाएं तो इनिंग तो इन लोगों ने अच्छी तरह से बना ही दी है चारों ने मिलके, मगर मैं आपसे और माननीय रक्षा मंत्री से थोड़ा दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आऊंगा जब मैं बोलूंगा। मगर जनरल सिन्हा साहब और जनरल बख्शी साहब ने जो कहा है, मैं बिल्कुल उनके जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूं। मैं आपसे थोड़ा अलग इसलिए जा रहा हूं कि आप दोनों ने यही कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम इसमें सक्षम हैं। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई एक्टिव हम होते नहीं। दिस इज अवर बिगेस्ट फेल्योर इन अवर डिप्लोमेसी एंड वॉर डॉक्ट्रिन। 62 के पहले 49 से लेके आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रहा, वो हर बार एक भूल करता है कि वो चीन पे पक्का भरोसा करता है, वो चला आ रहा है। और इस बार भी वो भयंकर भूल हुई है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आप पेंगांगसो को खाली कर रहे हैं मगर देपसोंग की बात नहीं करी। अब देपसोंग टग ऑफ वार में फंस गया। और जो डिप्लॉयमेंट की बात है, आर्मी ने बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी डिप्लॉयमेंट की वजह से चाइना की जो एक्शन, जो आगे स्ट्रेटेजी थी कि वो ग्लेशियर पे आने की कोशिश करता, वो जरूर रुक गई है। मगर उन्होंने अगला जो अटैक होना है, जैसा कि बख्शी साहब बोल रहे हैं, मैं इसको जुलाई तक ही नहीं सीमित करूंगा, मैं इसको अगले 10 साल के लिए आपको बता रहा हूँ। जुलाई और इन महीनों में होगा। कहाँ होगा? चुमार पे आपका प्रेशर बढ़ रहा है। और इसके अलावा ये जो इधर जो हम आते हैं, जहां पर नेपाल ने जो अपनी मांगी हुई है कि ये इंडिया का हिस्सा उनका है, वो सारे इलाकों में। और जो अगला असली टारगेट जो चाइना का है, आप मान के चलिए अगले 5 साल में वो ये है कि वो सिक्किम, भूटान और नेपाल के ऊपर उनका एग्रेसिव एक्शन बहुत होंगे। और इस जो पिछली बार जो हमारा मोमेंटम हुआ था डिप्लॉयमेंट का, उसमें चाइना को ये पता लगा कि तिब्बत के अंदर उनकी जो एफिकेसी है एयर डिफेंड करने की, वो कमजोर है, उसको वो पूरी तरह से स्ट्रांग कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो हर हालत में आपको डोमिनेट कर रहा है। और एक उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट चाइना की तरफ से है, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि अक्साई चीन और पीओके को उनको डर लग रहा था कि अमित शाह जी के बयान के बाद, लोकसभा के बाद में भारत कोई मेजर एक्शन करके इनको वापस अपने साथ मिला लेगा। उस बात को उन्होंने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अगर हम चाहते तो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये काम कर सकते थे। जी, अब आगे देखिए 50 साल बाद क्या होता है। जी जनरल परियार, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊं। जनरल बख्शी जी, देखिए हेलो जी जनरल साहब, देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि पिछले साल जो हमने क्विड प्रो को मनूवर किया था, जिसके चलते हमने पूरी कैलाश रेंज को पकड़ लिया, डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ ली, इन्वेजन रूट की, और मोल्डो गैरिजन को हम डोमिनेट कर रहे थे। सेना की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रदर्शन था। आप सेना को कोई गाली गलौज नहीं कर सकते। सेना ने जो आपने कहा वो करके दिखाया। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो मुझे लगता है कि शायद फॉरेन मिनिस्ट्री के दबाव में हमने बहुत जल्दी अपना ये जो एडवांटेज था वो खो दिया। वो फर्स्ट वो बोले पहला ताश का पत्ता आपने फेंका, वो आपने जो आपका सबसे भारी पत्ता था। हमको वेट करना चाहिए था कि वो देपसांग में क्या करता है, वो हॉट स्प्रिंग में क्या करता है, वो दौलत बेग ओल्डी में क्या करता है। उसके बाद हमको ये पत्ता खाली करना चाहिए था, क्योंकि चीन के माथे पे तो ठंडे पसीने आ गए। लेकिन हम पे दबाव डाला गया, मुझे लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री से और ऊपर से कि नहीं साहब शांति हो जाएगी, अगर हम बड़ा अच्छा जेस्चर करेंगे तो चीन भी पीछे हट जाएगा, देपसांग खाली कर देगा, हॉट स्प्रिंग खाली कर देगा और गलवान सलवान सब खाली कर देगा। चीन ने बड़ी मुस्तैदी से नॉर्थ पनोंगसो, जिसका कोई खास महत्व नहीं है, टैक्टिकल महत्व इतना कोई ज्यादा नहीं है साउथ पनोंगसो के बदले। जी जनरल साहब आपकी राय में, जनरल बख्शी, जनरल परियार, आप दोनों की राय में यह है कि सरकार और सरकार की जो नीति है, चीन को अगर जवाब देना है तो केवल बोली से नहीं, ये जताना भी होगा और चेताना भी होगा कि हम भी पहल कर सकते हैं। जनरल सिन्हा, आपने 2 जनरल को सुना। मेरा आपसे ये सवाल है जनरल सिन्हा कि क्या भारत केवल बोलता रहेगा या भारत भी एक बार एक्शन लेकर ये बताएगा
कि भारत भी जानता है पहल करना। मनीष जी, भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पहल कैसे किया जाता है और कैसे करना है। और दोनों जल बख्शी और जल परिहार हम मेरे से भी ज्यादा अच्छा जानते हैं कि पहल कैसे होती है और क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, इस इलाके में यदि आप 3488 किलोमीटर के इलाके को ठीक से जानते हैं, पूरे नदन बॉर्डर, तो इसमें तकरीबन 17 से 35 तक सेंसिटिव एंड उसको हम कहते हैं जो हमारा डिस्प्यूटेड एरियाज, जिसको हम डिस्प्यूटेड मानते हैं। पेपरों में इसको कहीं कम माना जाता है। जल सिन्हा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जल सिन्हा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर हैं, वो भी जुड़ेंगे। अनिला जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि मां भारती की सेवा कर चुके दो जनरल का यह मानना है कि केवल बोलने से काम नहीं होगा, पहल भी करनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। चीन के मंसूबों पर देश का सवाल, यानी कि चीन फिर एक बार भारत की ओर ड्रैगन की बुरी नजर, इस पर हम बहस और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट में बच्चों पर होगा ट्रायल। जुलाई में शुरू हो सकता है वैक्सीन का ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट नोवैक्स वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स वैक्सीन का करेगा उत्पादन। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद आइए चलते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार, मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल KK सिन्हा, मेरे अपने साथी सहयोगी स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं। आशीष, ब्रेक के पहले आप नहीं थे। चीन के मंसूबे भारत के लिए फिर खराब होते और डगमगाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है मनीष जी, ये चीन की तरफ से जो भी इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं एक साल से, वो केवल और केवल भारत के लिए नहीं है, वो काफ़ी और देशों के साथ में भी है। स्पेसिफिकली अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से ताइवान और फिलीपींस के साथ में चीन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था। तो चीन की जो बदमाशी है वो केवल भारत के लिए हेडेक नहीं है, और ये पूरे विश्व के लिए है। और इसीलिए नाटो ने अभी 2 दिन पहले चीन के खिलाफ सारे नाटो अलायंस मेंबर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि चीन एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल इशू है और डेंजरस है पूरे विश्व के लिए। सो केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये देखना होगा कि LAC और मैरीटाइम डोमेन में किस तरह से उसे टैकल किया जाए। ऑब्वियसली एयर डोमेन भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, लेकिन क्योंकि चीन का जो प्रश्न है, जो तकलीफ है, वो ग्लोबल स्टेज पे है, तो उसका उत्तर भी ग्लोबल स्टेज पर ही मिलेगा। क्या भारत को अकेले लड़ना चाहिए LAC पर या फिर इंडियन ओशन में? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल अलायंस और साथ ही साथ और जो प्रेसिंग पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक डोमेन में है, डिप्लोमेटिक डोमेन में है, वहाँ पर आप एक साथ में प्रेसिंग पॉइंट्स कीजिए और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक बात रही जो अभी सिचुएशन की, वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है चीन के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 1 साल हो गए केवल एक ही जगह से वो पैंगोंग से वो पीछे हटे है, और वहाँ पर भी न्यूट्रल लोकेशन है, कोई हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, वो न्यूट्रल डील है। लेकिन बाकी जगह पर स्पेसिफिकली DBO में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज अभी भी हमारे लिए। जी आशीष, लेकिन G7 देशों ने भी चीन को अपने निशाने पर रखा था। मेजर जनरल GD बख्शी साहब कुछ कहना चाहते थे। बख्शी साहब, मैं आपको ये कहना चाहता था कि हमारी फौज ना सिर्फ पहल कर सकती है, लेकिन साउथ पंगोंग सो में पिछले साल उसने अच्छी पहल करके दिखाई थी। लेकिन अगर आप हाजी पीर कर लें, हम आपको जीत के दें हाजी पीर, और आप उसे उठा के वापस कर दें, तो फिर कौन उसमें दोषी कहलाया जा सकता है? हमको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी उसे वापस देने में। लेकिन मैं सिन्हा साहब से सहमत हूँ, और कई स्थान है जहां हमारी फौज चीन को चौंका सकती है, पहल कर सकती है, और मैं सोच रहा हूं कि अब पहल का टाइम आ गया है। चीन ने जब उसको खिसिया के उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, उसने भारत के खिलाफ जैविक युद्ध किया है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया है।
जिसके चलते कोई 3 करोड़ भारतीय संक्रमित हुए हैं और 3 लाख से ज्यादा भारतीय मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं इस कोरोना की महामारी में, जो कि चीन की देन है। तो कहीं ना कहीं हमको चीन को आड़े हाथ लेना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव के बाद 4th, 5th, 6th और 10th वेव तक आई। जी हाँ, हमको चीन को अब करारा जवाब देने जी का वक्त जनरल आ बख्शी, गया है। करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जनरल सिन्हा, करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, कोविड की लहर के साथ साथ जैसा अंदेशा और अनुमान आप लोग लगा रहे हैं कि जो तैनाती और सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उसके मद्देनजर चीन एक नई हवा की बयार भी बहाना चाहता है। देखिए मनीष जी, मैं तो ये कह रहा था कि ठीक है, देखिए कोविड और जो जैविक उसने ये युद्ध छेड़ा है वो अलग बात है। उसके लिए पूरा दुनिया लामबंद है, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा और एक्शन होगा। जो बात जनरल बख्शी कह रहे हैं, मैं उसको एक स्टेप 2 स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत मेरा भी मानना है कि ठीक है, हमने क्विड प्रो किया और बहुत अच्छा कैलाश रेंज में हमने अपनी बढ़त बनाई, मगर हमने इसको बढ़त बनाई थी पेगैंगसो के ऊपर के लिए और दूसरे इलाके लिए, जो परिहार साहब बता रहे हैं। हाँ, हम शुरू में मैं भी ये मानता था कि हमने जल्दी की और हम यहाँ से निकल गए, हमें रहना चाहिए था कैलाश, क्योंकि कैलाश रेंज में केवल ऑपरेशनल गेम नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक गेम था हमारा, एक गेम था। मगर जब बातचीत होती है तो मैं आपको बता रहा था 35 to 40 एरियाज मैं जानता हूं जो कि बहुत सेंसिटिव है एंड डिस्प्यूटेड है। उसके अंदर में चाइना दूर दूर तक नहीं। परिहार साहब नाम लेना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से लिपू लेक का, लिम्पिया धोरा की बातें कर रहे थे। इस इलाके में भी हमारे मानसरोवर के ऊपर में हमारी बहुत बढ़त है, तो ये मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि हम 3 मानते हैं कि हमें थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन जगहों पे। हमारे को बहुत चुम्बी वैली में बहुत बड़ा। जनरल सिन्हा, जब आप कहते हैं कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजिक डोमेन में एक लार्जर गेम प्लान की बात या इंडिकेशन है, या फिर टैक्टिकल लेवल पर ही, जैसे हमने गलवान में देखा, फिर ब्लैक टॉप पर देखा? प्रोएक्टिव का मतलब क्या? टैक्टिकल डोमेन से केवल काम चल जाएगा? क्योंकि वो तो हम 1-2 बार कर चुके हैं पिछले 1 साल में। देखिए, हम इसको यदि स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे बात करेंगे तो ये चीजों को आप नहीं समझ नहीं पाएंगे। नदन बॉर्डर की बात जब होती है, इसको आप इससे पूरा मत जोड़ दीजिए कि हम मैरीटाइम डोमेन में क्या करते हैं। मैरीटाइम डोमेन में हम उस समय ही करेंगे जब चाइना साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में कुछ करता है, या हमारे इंडियन ओशन रीजन में कुछ करता है, तब आप इसको जोड़ सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हम ऑल आउट में, ठीक है, ऑल आउट यदि जाता है चाइना तो जरूर, जो आप कह रहे हैं बहुत सही है कि हमें उस मैरीटाइम डोमेन और हमारे एयर डोमेन सब जाएगा, स्पेस भी आ जाएगा, साइबर बार भी आ जाएगा। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट आज के दिन में बात ये हो रही है कि वो टैक्टिकल लेवल पे वो आपको गलवान पे करता है, आपको उसने हॉट स्प्रिंग पे किया है, आपको वो करना चाहता है डैमचौक में, वो आपको करना चाहता है इन जगह चुमार के ऊपर। तो आप जब फिक्सेटेड हो जाते हैं इन जगहों में, आप फिक्सेटेड हैं। और देखिए, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, इवन कैलाश रेंज के ऊपर में हम फिर जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इन जगहों में हम लोगों ने बच्चे ने और बहुत ज्यादा काम किया है, मगर हम बहुत जगह देखिए। जी जनरल सिन्हा, आपने रणनीतिक तौर पर चीन क्या कर सकता है ये सारी बातें कही। जनरल बख्शी ने अपने तरीके से, अपने अनुभव पर, आखिर चीन क्या क्या कर सकता है और भारत को क्या करना है। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार, डॉक्टर परिहार, आपको नहीं लगता कि चीन के जो मंसूबे हैं, चीन के मंसूबे अगर भारतीय सीमा के पास बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और उसके साथ साथ हवाई ताकत जो वो मजबूत कर रहा है, परमाणु बॉम्बर, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, आपको लगता है वो भारतीय वायुसेना को नर्वस करना चाहता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चीन का जो है 2 एजेंडा साथ चलते हैं। इमीडिएट एजेंडा कि वो LAC को अपने हिसाब से एडजस्ट करे, और लॉन्ग टर्म एजेंडा ये है कि भारत को वो अपने इलाकों में ही सैंडविच बना के रखे ताकि साउथ चाइना सी में हम लोग एक्शन ना करें। उसके लिए वो उन्होंने अपना सारा तिब्बत में पूरा डिप्लॉयमेंट तगड़ा किया हुआ है। उसके बाद में उनका आप देखिए, श्रीलंका में भी उन्होंने पोर्ट ले लिया है, ईरान को अपने साथ में ला रहे हैं, अफगानिस्तान की पीस टॉक तालिबान वो संभाल रहे हैं। तो आप तो सब तरफ से सैंडविच हो गए। आपको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो लैंड वाली है उसको आपको बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल बख्शी और जनरल सिन्हा कह रहे हैं उससे 1000%
मैं कॉन्फिडेंट हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए। मगर बात ये है कि हमें इसमें जो एरियाज हैं, जो लिपू लेक का बताया है, दूसरे हैं सिक्किम के हैं, डोकलाम वाले हैं, यहाँ पर आपको एक्शन कुछ करना पड़ेगी ताकि आपके पास में थोड़ी बहुत बार्गेन पावर। आज तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे साथ माँ भारती की सेवा कर चुके 3 रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और तीनों बात कर रहे हैं कि भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अनुमा जी आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आशीष ही आपसे सवाल ले। आशु आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, बट बिफोर दैट मैं अनुमा जी से पूछूं क्योंकि वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की, लेकिन ये डिफरेंशिएशन करना कि प्रोएक्टिव रहे, रिएक्टिव रहे, एक्टिव रहे, टैक्टिकल रहे या स्ट्रैटेजिकल रहे, ये काफी कुछ अभी जो गवर्नमेंट की डोमेन्स हैं उनमें वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बहुत क्लियर अंदाजा लगता है। मुझे याद आता है 3-4 दिन पहले आपने जनरल नरवणे का इंटरव्यू लिया था चीन को लेकर, उनका कुछ बयान था। मैं चाहूंगा कि देश का सवाल में आप उस बयान का भी उल्लेख करें। उन्होंने तो ये क्लियर कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, चाहे वो LOC हो या LAC हो, और डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी, मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और हाँ डिप्लॉयमेंट जिस तरह से हमने जो फोर्सेज यहाँ पर ट्रूप्स को रोटेट किया है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी हम वो भी करेंगे। लेकिन मैं अनुमा जी से ये जानना चाहता हूँ कि मैम कहाँ पर आपको लग रहा है, क्योंकि अगेन एज आई सेड वेरी स्पेसिफिकली कि आप केवल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नहीं है, यू आर ऑल्सो रिटायर्ड ऑफिसर, कहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे या फिर मिलिट्री लेवल पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है? पहली चीज तो आशीष जी, आप जरा नेटो का स्टेटमेंट पढ़िए तो डेंजरस कहाँ लिखा है ये आपको बता देती हूँ। वहां डेंजरस नहीं लिखा है। मेरी बात सुनिए, मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, मेरी बात बिल्डअप करने दीजिए मुझे, कि वहां उसमें डेंजरस नहीं लिखा है, बड़ा माइल्डली उन्होंने लिखा है उसके बारे में। नेटो ने डेफिनेटली उसकी बात की है, लेकिन केवल जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये जानते हैं कि चीन इस समय, चाहे आप माने मैं भी न मानूं, तो हर एक बात चीन आजकल दूसरी पावर है। रशिया को तो आप एक तरफ रख दीजिए, और कल वही आदमी चीन से लोहा ले सकता है, वही जो पहले तो पावर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये है पावरफुल, और उसके बाद जिसकी सेना में जज्बा हो। तो हमारी सेना में जज्बा तो बहुत है, लेकिन हमारी सेना का इस गहन तरीके से राजनीतिकरण हो गया है कि जिस पोस्ट को बनाया तो था कि वो गवर्नमेंट और हमारी आर्मी के बीच में एक पुल बने, वो पॉलिटिकल असाइनमेंट बन गया है। उसमें 11 लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, तो बजाय आगे बढ़ाने के पीछे बढ़ाने के सारे काम करता है। तो असाइनमेंट के कारण हमारी सेना हो रही है, उसका हो चुका है राजनीतिकरण। जो लोग वहां हैं वो इतने बहादुर हैं, लेकिन हमारी सेना को क्या सबसे खराब क्या चीज सहना पड़ रही है, वो है ढीली राजनीतिक ताकतें जो दिख। मैम अगर हम किसी भी चाहे टैक्टिकल लेवल हो, मैरीटाइम हो, लैंड हो, अगर इंडियन फोर्सेस ने किसी तरह का एक्शन या रिएक्शन किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा या सबूत मांगे जाएंगे? ये चीज हमने पहले भी देखी। अनुमा जी, सपोर्ट मिलेगा ऑपोजिशन से या सबूत मांगे जाएंगे? आरोप लगा रही है कि सेना का राजनीतिकरण की बात है आशीष जी। इस देश के अपोजिशन ने आज ही नहीं हमेशा आर्मी का सपोर्ट किया, लेकिन आप लोग ना प्रेजेंट गलत कर देते हो। जिनको करना होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो बातों को गलत तरीके से जब पेश करते रहेंगे। विपक्ष का कोई फॉरेन कंट्री का है कि कैसी भाषा में बोलते हैं? अनुमा जी आप विशेषज्ञ की बात कर रही हैं। इस पैनल पर 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस पैनल पर 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं जो कि मां भारती की सेवा उसी इलाके में कर चुके हैं जहां पर चीन ने आंखें दिखाने की कोशिश की थी। बात करिए ना, हमारे देश को जरूरत है इसकी। आप इतने ढीले अनुमा जी देश को जरूरत है, देश को जरूरत है एक साथ एकजुट खड़े होकर चीन का मुकाबला करने की, पड़ोसियों को निपटने की। जो पड़ोसी हमें आग दिखाए उसको चूर चूर करने की देश को जरूरत है, एक साथ आकर देश को मजबूत करने की। जी अनुमा आचार्य जी, आशीष सिंह, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JK परिहार, मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा, देश के सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।